ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ में आज होराइजन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर पंकज द्विवेदी साहब हैं और इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जोड़ों के दर्द, गठिया से लेकर तमाम तरह की रिप्लेसमेंट सर्जरीज को लेकर लोगों के मन में किस तरह के डर हैं और कैसे इनसे निजात पाएं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बहुत कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एनर्जी मिली होगी लोगों को कि वो इन सर्जरीज के बारे में सही राय कायम करें। कई सारे ऐसे रोग हैं, आपके यहाँ भी आपने रोग ट्रीट किए होंगे जिनमें रोगों के बाद या एक लंबी बीमारी के बाद कुछ ऐसा जख्म मिला या ऐसा दंश मिला मरीज को कि वो बेड पर आ गया। थोड़ा इनके बारे में बताएं। जी, मैं अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे फोटोज और एक्सरेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो महिला है, मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, पर फोटोज और एक्सरेज आप देख रहे हैं कि इनको प्रॉपरली डायग्नोज नहीं किया गया। इनको बताया गया कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और ये जब तक जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराएंगी तब तक नहीं चल पाएंगी। ये हमारे पास आए और मैंने पाया कि इट इज नॉट जस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। हमने मेडिसिन कंसल्टेशन किया, उसके बाद हमने न्यूरोलॉजी कंसल्टेशन किया। हमने ये पाया कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो है, पर साथ में इनको पार्किंसंस डिजीज है। पार्किंसंस डिजीज इनकी मांसपेशियों को एकदम कड़क कर देता है। इनके अपर बैक में स्ट्रेंथ नहीं रह जाती अपनी बॉडी को संभालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते तो हमको ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलता। तो पहले हमें 6 महीने का वक्त लगा मेरे पास पहले आने से लेकर के जॉइंट रिप्लेसमेंट करने तक। हमने इनके पार्किंसंस डिजीज को डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट चालू किया। इनकी मसल कंडीशनिंग की, अपर बॉडी अपर बैक की स्ट्रेंथ लेकर के आए, क्वाड्रिसेप्स मतलब घुटनों और पैर की स्ट्रेंथ वापस लेके आए और उसके बाद हॉस्पिटल में लेकर के 15 दिन फिजियोथेरेपी करने के बाद हमने इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। वो मरीज जो पिछले 7 साल से बिस्तर पे था, लैट्रिन बाथरूम भी बेड पे ही कर रही थी, वो आज आप वीडियो देख सकते हैं 21 दिन बाद का है। पार्किंसंस डिजीज होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंटली चल फिर रही हैं, सीढ़ियां चल फिर ले रही हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ रिजल्ट जो आपको मिल सकता है इवन इन सच कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स। तो सिंपल पेशेंट्स की बात ही छोड़ी। जी, अक्सर हमने देखा डॉक्टर साहब के स्ट्रोक के बाद में एक जो हिस्सा शरीर का पैरालाइज हो जाए उसको लेकर बड़ा पैनिक होता है। पहले तो स्ट्रोक का शब्द सुनते ही, नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन इसके बाद के इफेक्ट, इससे कैसे उबर सकते हैं, इसमें कैसे एक्सपर्ट हेल्प कर रहे हैं आजकल? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया पुनीत जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इनफैक्ट अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे ये हमारे दूसरे पेशेंट हैं। इनको एक साइड की पैरालिसिस हो गई और इन्होंने टाइमली मेडिकल हेल्प सीख की, उसकी रिकवरी होनी शुरू हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनका एल्बो ऐसा मुड़ा रह गया और इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी था दोनों पैरों पर। तो अब जब ये अगर आप इनको रिप्लेसमेंट कर देते हैं घुटने का, तो शुरुआती 1 हफ्ता से 10 दिन मरीज को वॉकर लेकर के चलना होता है, जहां पे उसके दोनों हाथ फ्री होने चाहिए। 20 डिग्री से ज्यादा का कोण नहीं बनना चाहिए और ये तो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले हमने फोकस किया मरीज के फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन पे। उनको हमने एक्सरसाइज की, स्ट्रेंथनिंग की लोअर बॉडी की, अपर बॉडी का ये कॉन्ट्रैक्चर जो घुटना जो एल्बो यहाँ से मुड़ा हुआ था उसको हम सीधा करके लाए, उसको 0 डिग्री पे लाए और सपल किया। उसके बाद हमने इनको जॉइंट रिप्लेसमेंट किया और अब आप देख सकते हैं कि शी इज ब्यूटीफुली मोबाइल। मतलब इट्स जस्ट अभी टांके भी नहीं कटे हैं, 12 दिन हुए हैं और आप देख सकते हैं कि मरीज कितनी अच्छे से, कितनी आसानी से चल फिर पा रही हैं जी, और बहुत अच्छा उनका रिहैबिलिटेशन हो पाए। वाकई बड़ी कॉम्प्लेक्स जी वाकई एक बड़ी राहत मिलेगी आपकी इन तमाम जो थेरेपीज आप बता रहे हैं कि इनसे हम कितना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो वस्कुलर प्रॉब्लम होता है, वैस्कुलर प्रॉब्लम, उसमें भी क्या मदद की जा सकती है पेशेंट्स की? कैंसर पेशेंट्स भी कई सारे ऐसे होते हैं जो बाद में जाकर बहुत सी दिक्कतों से दो चार होते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं? जी, कैंसर पेशेंट्स में फिर आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये पेशेंट, मैं पेशेंट्स के नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा हूं, बट आप पिक्चर्स और एक्सरेज देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इनका ये लॉकडाउन के समय का के पेशेंट है हमारे पास। ये उस समय गुजरात में थे और सूरत में, वहां पे इनकी बायोप्सी हुई। ये प्रूव किया गया कि इस पैर में इनको ऑस्टियोक्लास्टोमा है और धीरे धीरे करके इनके पूरे घुटने को आप जैसे एक्सरे में देख सकते हैं खत्म कर दिया था इस कैंसर ने। इनको इलाज बताया गया कि भाई इनका घुटने के ऊपर से पैर काटा जाएगा और ये चीज ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। तो ये कई जगहों पे गए
और 5-6 हॉस्पिटल्स घूमने के बाद ये फिर हमारे पास आए। हमने इनको ऑप्शन दिया, मेगा प्रोस्थेटिक सर्जरी बोलते हैं, जहां पे हम ऊपर और नीचे दो पूरा कैंसर निकालते हैं, घुटने के ऊपर और नीचे के हिस्से को निकालते हैं और वहां पे एक मेगा प्रोस्थेसिस मतलब एक बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट इम्प्लांट लगाते हैं। इन्होंने इस आउटकम को एक्सेप्ट किया, फिर हमने ये बड़ी सर्जरी अंडरटेक की और उसके बाद आप रिजल्ट्स खुद ही देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से, कितनी आसानी से वो चल फिर पा रहे हैं और अपने जीवन के सभी कार्य कर पा रहे हैं। तो कैंसर में भी आपको पैर कटवाने की जरूरत नहीं, हाथ कटवाने की जरूरत नहीं, साल्वेज सर्जरीज हैं। पूरे पूरे हाथ को हम रिप्लेस कर सकते हैं, पूरे पूरे कंधे को हम रिप्लेस कर सकते हैं, पूरे पूरे घुटने को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कूल्हे को रिप्लेस करते हैं। मेगा प्रोस्थेटिक लिम्ब साल्वेज सर्जरी बोलते हैं, जिसको हम अपने यहाँ करते हैं और आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत रिजल्ट्स मिलते हैं उससे। डॉक्टर साहब, एक और आम राय है कि अगर आपको इस तरह की सर्जरी करानी है तो आपको बड़े शहरों मेट्रोज में ही जाना पड़ेगा, आपको यहाँ फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि ऐसे कई क्रिटिकल पेशेंट आप ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, थोड़ा इनके बारे में भी लोगों को बताएं ताकि लोग समझें कि यहाँ हम अपने सेंटर्स पर भी ये सब कुछ कर सकते हैं। आपके देखिए वक्त समय सीमित है और इसी समय में मैं आपको हम आपको ऑलरेडी इतने सारे केसेस दिखा चुके हैं। देयर इज अ सीरीज ऑफ केसेस, मतलब हमने ऑलरेडी ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, इस तरह के बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केसेस हमारे यहाँ आए दिन ऑन अ डेली बेसिस किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सीधे हमारे पास आ सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। देयर इज जस्ट नो रीजन कि आप अपना काम छोड़ करके कहीं और जाएंगे, दुगना तिगुना पैसा भी खर्चा करेंगे वहां रहने का और महंगे इलाज का, जब यही चीज आपको इतनी आसानी से रायपुर में इतनी सुविधाओं के साथ मिल सकती और मिल रही है। जी जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम एक स्वस्थ जीवनचर्या जिए कैसे। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे रोगों के बारे में डॉक्टर का एक कॉमन आजकल सेंटेंस होता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज काफी हद तक है। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज ना हो या इनसे हम कैसे बचें, इनको हम कैसे कम करें, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए ये इसके लिए आपको डॉक्टरी राय की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको हमेशा से बताते रहे हैं कि भाई आप कुछ वक्त के लिए बाहर निकलिए, टाइमली उठिए, वॉक्स एंड एक्सरसाइजेस। देखिए योग तो इस धरती की देन है सारे संसार को, वेस्ट हैज पिक्ड इट अप और हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो योग से रहेंगे निरोग। तो ये सिर्फ मजाक के लिए या बोलने के लिए बातें नहीं है। अगर आप सही समय से, स्पेशली अगर आपने नहीं किया तो एटलीस्ट अपने बच्चों को आप स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में डालिए ताकि उनका बोन स्टॉक अच्छा डेवलप हो, वो फ्लेक्सिबल रहें, उनके जॉइंट्स सपल रहें। और यही चीज आप अपने लिए भी करिए, धूप में थोड़ी देर निकलिए, सन एक्सपोजर से विटामिन डी बढ़ेगा, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बेटर होगा, बोन स्ट्रेंथ बेटर रहेगी। ओवरऑल नॉट जस्ट बोन्स, आपका मेटाबॉलिज्म ओवरऑल बेटर रहता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट शाम को करने से इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये आपको बहुत मदद करेगी। जी, खान पान से भी बहुत फर्क पड़ता है आजकल जीवन में, जिस तरीके का खान पान है, एक एक्सरसाइज से दूसरा जिस तरह का खान पान हो गया है, ये अक्सर हम पुरानी पीढ़ी से सुनते आए कि उस समय और आज में इतना फर्क आ चुका है कि आज आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है और कई बार ये हानिकारक हो जाते हैं, कई बार ये ओवरडोज हो जाते हैं। क्या सप्लीमेंट्स के बिना भी अपने आप को नॉर्मल डाइट से कंट्रोल और आप स्वस्थ रख सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा या पॉइंट रेज किया है जी, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो देखिए बॉडी के नेचुरल साइकिल्स हैं कि जब ना बॉडी का इंसुलिन रिलीज हो रहा है, स्टमक में एसिड्स बन रहे हैं सुबह 7:30-8 बजे, अगर आप उसके साथ सिंक्रोनाइज करके नाश्ता कर लेते हैं 12-1 बजे के आसपास, मैक्सिमम 2 बजे के अंदर अंदर आपके फिर से एक बार और ऐसा सेक्रेशंस होते हैं, उसके साथ आप अपना लंच सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, 7-8 बजे के रेंज में आप अपना डिनर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो एक तो हुआ टाइमिंग, अगर आप इन टाइमिंग्स को फॉलो करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर इन टाइम्स पे कर लेते हैं। और दूसरा होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। मतलब इंडियन डाइट में देखिए हमेशा से सैलेड्स, हमेशा से फ्रूट्स हमारी डाइट का हिस्सा रहे हैं, कर्ड हमारी डाइट का हिस्सा रहा है। तो जो चीजें आजकल लोग डाइटरी सप्लीमेंट के नाम पे मार्केट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, वो तो हमारा हाउस होल्ड फूड हमेशा से रहा है। तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू गो बैक टू दैट। मतलब हमें सिर्फ जो हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी करते आए थे, अगर वही चीज हम वापस करते हैं तो वो इनफ है। जी डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है कि 45 आफ्टर 45
40 के बाद 45 के बाद इसके ऊपर की उम्र में हड्डियों का दर्द होना ही होना है और इसको आपको सहना ही सहना है, लेकिन इसको हम ना सहें, इसको हम कम कर सकें, इसे एकदम लीस्ट बॉर्डर पर हम ले जा सकें, इसके लिए क्या करें? 40+ लोगों के लिए क्या राय आपकी? बहुत अच्छी आपने एज ग्रुप बताया, क्योंकि आप मान के चलिए कि दिस इज द लास्ट डेकेड। अगर आपने अभी तक सुधार नहीं किया है, बहुत अनरेगुलेटेड जीवन जिया है और कुछ भी करते आए हैं, तो ये लास्ट डेकेड है 40 से 50 वाला, जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। 50 के बाद आप बहुत सुधार कर सकते हैं लेकिन बहुत सुधार का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने कहा कि भाई अगर आप अपने जीवन को नियमित कर लेते हैं, एक्सरसाइज, मसल स्ट्रेंथनिंग एंड बैलेंस ये कर पाते हैं, डाइटरी रिजीम एंड कंट्रोल कर पाते हैं इस डेकेड, तो आप पाएंगे कि आपका आने वाला जीवन जो है, आपके गोल्डन ईयर्स या आपका सीनियर सिटीजन वाला टाइम जो है वो अच्छे से बीतेगा। जी डॉक्टर साहब, एक और बात, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और 45+ हैं या 40+ हैं, क्या उनको अपनी बढ़ती एज के साथ में अगर वे रनिंग कर रहे हैं तो उसको कम करना चाहिए? अगर वो बाकी की एक्सरसाइजेस जिम में जाकर करें तो क्या उनको कम करना चाहिए? क्या बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों के मुताबिक आपको अपने एक्सरसाइज को डिजाइन करना पड़ता है? देखिए, मैं किसी भी तरह के ब्लैंकेट स्टेटमेंट के फेवर में कभी नहीं रहता, क्योंकि नो टू ह्यूमन बीइंग्स आर सिमिलर। आपकी बॉडी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरोमीटर, इंडिकेटर है कि आप कैसा कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। मतलब आपका शरीर अगर बहुत दुख रहा है, आपके हाथ नहीं उठ रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अ पॉइंट कि अब आप रुक जाएं। और आप अगर एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और अगर आप 12 किलोमीटर जा चुके हैं, इफ यू वांट टू गो 3 more किलोमीटर, तो आप बेशक जाएं। मतलब इसमें मैं कोई नहीं होता हूं या कोई भी एक्सपर्ट कोई नहीं होता है जो आपको कहे कि आप सिर्फ इतना ही करिए, इतना मत करिए। ये जस्ट बाय बीइंग इन ट्यून विथ योर बॉडी और अपने स्टैमिना के अनुसार आप एक्सरसाइजेस या वॉक्स या मैराथन्स या जिमिंग सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट सवाल, जोड़ों को अपने स्वस्थ कैसे रखें? क्या आपकी सलाह जोड़ों को सेहतमंद रखने के लिए? देखिए, एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट अगर आप बोलेंगे तो मैं कहूंगा सिर्फ वॉकिंग करना शुरू कर दीजिए। वॉकिंग एंड साइकिलिंग, दैट इज इनफ। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। ज्यादातर करके ये घुटनों में आती है प्रॉब्लम, तो घुटनों के लिए क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड वीएमओ, ये 3 मसल ग्रुप्स होते हैं। इनका स्ट्रेंथनिंग और बैलेंस अगर आप सीख लें तो दिस विल गो अ लॉन्ग वे। आपके जोड़ों में बहुत आराम रहेगा, बहुत राहत रहेगी, बहुत लंबे वक्त तक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां शेयर करने के लिए। सबसे बड़ी बात जो इस प्रोग्राम से हम सीख सकते हैं वो ये है कि जैसा आपने बताया कि क्रॉनिकल स्टेजेस के बाद में, क्रॉनिक डिजीजेस के बाद में भी कई सारे शरीर के अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, इनको भी आप दूर कर सकते हैं। बस आपको करना ये कि आपको एक्सपर्ट के पास जाना है, बजाय इसके कि आप सुनी सुनाई बातों पर यकीन करें। होराइजन हॉस्पिटल में भी ऐसे कई सारे केसेस का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया। ये केवल ये बताने के लिए कि अपने ही सेंटर पर, अपने ही शहर में इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जाकर आप एक्सपर्ट से मिलकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट चर्चा के लिए। तो हेल्थ गुरु में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।